शत्रुओं पर टूट पड़ो। विजयनगरम अमर रहे। नमस्कार, आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम दक्षिण भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने जा रहे हैं जो पावर, आर्ट और बेहिसाब समृद्धि की एक बेमिसाल कहानी है। हम बात कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के सबसे ताकतवर और मशहूर शासक सम्राट कृष्णदेवराय की। बिना किसी लाग लपेट के चलिए सीधे सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों उनके समय को इतिहास का असली स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला, एक महान सम्राट के रूप में उनका परिचय। दूसरा, उनके युद्ध और साम्राज्य का विस्तार। तीसरा, सुशासन और जन कल्याण। चौथा, कला और साहित्य का दौर। और पांचवां, धर्म और वो असली स्वर्ण युग जिसकी चर्चा आज भी होती है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, विजयनगर के महान सम्राट। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक तुलु वंश के इस दौर को देखिए। सिर्फ 20 साल। आपको शायद लगे कि 20 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक शानदार और विजनरी लीडरशिप इतने कम समय में भी पूरे दक्षिण भारत की तस्वीर बदल सकती है। पता है, इतिहास में अक्सर एक बात देखने को मिलती है, जो एक बहुत बड़ा योद्धा होता है वो शायद एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, और जो सख्त प्रशासक हो वो जरूरी नहीं कि कला का कद्रदान हो। लेकिन कृष्णदेव राय के मामले में एक कमाल का बैलेंस था। वो एक जबरदस्त योद्धा भी थे, बेहतरीन प्रशासक भी, और उससे भी बढ़कर कला और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। ताकत और टैलेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन सच कहूं तो बहुत कम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, युद्ध और साम्राज्य विस्तार। विजयनगर की सीमाओं को सुरक्षित करने में इनकी मिलिट्री पावर का रोल सबसे अहम था। इनकी जीतों का स्केल लिटरली हैरान करने वाला है। पहले इन्होंने बीजापुर के ताकतवर शासकों को हराया, फिर गोलकुंडा को जीता और उसके बाद उड़ीसा पर भी शानदार फतेह हासिल की। ये कोई छोटे मोटे बॉर्डर के विवाद नहीं थे, बल्कि उन बड़े राज्यों पर सीधी जीत थी जो हमेशा से विजयनगर के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लगातार युद्धों से मिला क्या। तो देखिए, ये लड़ाइयाँ सिर्फ अपना ईगो या ताकत दिखाने के लिए नहीं लड़ी गई थीं। इन जीतों का सबसे बड़ा रिजल्ट ये हुआ कि विजयनगर साम्राज्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और समृद्ध बन गया। जब बाहरी खतरे पूरी तरह खत्म हो गए तो राज्य के अंदर क्या आया? शांति, गजब की स्टेबिलिटी और खूब सारा पैसा। मतलब सख्त सैन्य शक्ति नहीं, आने वाली एक मजबूत इकोनॉमी की नींव रखी। और इसी इकोनॉमी से जुड़ता है हमारा सेक्शन 3, सुशासन और जन कल्याण। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक इतना ताकतवर सेनापति अपनी जनता की जरूरतों को लेकर कितना सेंसिटिव हो सकता है। ये 3 स्टेप्स देखे। स्टेप 1, उन्होंने किसानों की असली परेशानी समझी और बड़े पैमाने पर सिंचाई सिस्टम और तालाब बनवाए। अब जब पानी मिलेगा तो क्या होगा? स्टेप 2, खेती को जबरदस्त बूम मिला और एग्रीकल्चर पूरी तरह स्टेबल हो गया। और जब पैदावार बेतहाशा बढ़ी तो सीधा असर पड़ा स्टेप 3 पर, यानी पूरे साम्राज्य में व्यापार में एक भारी उछाल आ गया। ये एक परफेक्ट मॉडल है जो दिखाता है कि कैसे ग्राउंड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी इकोनॉमी को टॉप पर ले जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कला और साहित्य का युग। अभी तक हमने उनकी हार्ड पावर की बात की, लेकिन उनकी सॉफ्ट पावर भी कुछ कम नहीं थी। ये शब्द देखिए, अष्टदिग्गज। अगर आप इस दौर को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस शब्द को जानना बहुत जरूरी है। अष्टदिग्गज उन 8 महान और ब्रिलियंट कवियों का समूह था जो कृष्णदेवराय के दरबार की शान हुआ करते थे। इससे साफ पता चलता है कि उनके राज में टैलेंट, कला और विद्वानों की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट थी। और एक मजेदार बात बताऊं, वो सिर्फ राजा के तौर पर बाहर से कला को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि खुद भी एक कमाल के राइटर थे। अमुक्तमाल्यादा, ये तेलुगु भाषा का एक बेहद प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे खुद सम्राट कृष्णदेव राय ने लिखा था। अब आप ही सोचिए, जो राजा हर वक्त युद्ध और प्रशासन में बिजी रहता हो, वो अपनी भाषा में इतना गहरा ग्रंथ लिख रहा है। इस सच में उनकी असाधारण विद्वत्ता को साबित करता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, धर्म और स्वर्ण युग। यहाँ हमें सम्राट की पर्सनल लाइफ और उनकी पब्लिक पॉलिसी के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल सोर्सेज एकदम निष्पक्षता से बताते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन एक शासक के तौर पर उन्होंने सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया। उनका नजरिया बेहद टॉलरेंट और व्यापक था।
और उनकी ये सोच हमें उनके काम में भी साफ नजर आती है। उन्होंने 2 लेवल पर काम किया। पहला, अपनी आस्था के तहत कई नए और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, और दूसरा, सिर्फ नया बनाने पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि जो प्राचीन और मौजूदा मंदिर थे उन्हें भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया। इस तरह उन्होंने उस पूरे इलाके के स्पिरिचुअल हेरिटेज को लंबे समय के लिए सुरक्षित कर दिया। तो अब अगर हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, उनका अजेय सैन्य कौशल, पब्लिक वेलफेयर वाला जबरदस्त गवर्नेंस, कला और साहित्य का बेजोड़ सपोर्ट और हर धर्म के प्रति सम्मान की भावना, यही वो पूरा पैकेज है जिसकी वजह से आज इतिहासकार एक स्वर में उन्हें विजयनगर का सबसे महान शासक मानते हैं। और सच कहूं तो इसी वजह से इस पूरे दौर को दक्षिण भारत का निर्विवाद स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, किसी भी लीडर के अंदर गुणों का वो कौन सा अनूठा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो सच में उसके राज को एक ऐसा स्वर्ण युग बना दे जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दे? क्या वो सिर्फ तलवार की ताकत है, या फिर करुणा, विजन और कला प्रेम का एक परफेक्ट मिक्स? थोड़ा सोचिएगा इस पर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।